तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो हम लोग पीछे की क्लास में फीमेल फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। जितने भी फ्लावर प्लांट होते हैं उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग कवर कर रहे थे। वहाँ सबसे पहले मैंने सीखा कि स्टामिन किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि स्टामिन क्या होता है कि प्लांट का वह पार्ट जहाँ पे क्या होता है कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे अगर देखें तो कहे थे कि एक बाइलोब्ड जो होता है वह एंथर होता है, और एंथर जो होता है वो किससे जुड़ा रहता है, स्टामिन से जुड़ा रहता है। सॉरी, एंथर जो होता है वो फिलामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि ये पोर्शन जो होता है जिसको हम लोग एंथर कहते हैं, और ये पोर्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, हमने कहा कि एंथर जो होता है वह बाइलोब्ड होता है, और वह चूंकि इसके चार, जब इसकी इंटरनल देखते हैं इसकी चार लेयरिंग पाई जाती है। मतलब हमने कहा कि अगर इसका आप सेक्शनल डायग्राम काटोगे तो कुछ ये इस तरह के ये शो अप करते हैं। ठीक है, अगर इनकी आप देखोगे तो यहाँ पे जो होते हैं वो बॉल एंड सेक टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, और ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग डिफ्यूसिफाइड यानी कि डिफ्यूसिफॉर्म लाइन कहते हैं या फैसेटेड लाइन कहते हैं। और ये जो होता है जिसके अंदर होता है बॉल एंड सेक, और इस बॉल एंड सेक के अंदर जो होता है वह पाया जाता है इसमें क्या चीज, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन सेक के अंदर जो होता है वो पोलन ग्रेन पाया जाता है। ठीक है, हमने कहा कि ये पोलन सेक जो आउटर एरिया जो होता है जो एंथर का, ठीक है, जब एंथर के जब आउटर एरिया मतलब ये एरिया की अगर हम बात करें, यहाँ की जो एरिया है उस एरिया को हम देखें तो ये जो होता है वह कैसा होता है, फूल कोटेड एरिया होता है। हमने कहा था कि ये जो एरिया होता है वो कैसा होता है, फोर कोटेड एरिया होता है। मतलब इसकी चार लाइनिंग जो होती है वह पाई जाती है। ठीक है, चार लाइनिंग जो होती है इसी लाइनिंग को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोस्पोरेंजिया। ध्यान रखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है, जो आउटर मोस्ट लेयरिंग होता है जो कि प्रोटेक्शन करता है पोलन सेक का, यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो है आगे चलकर जब ये डेवलप्ड होता है तो पोलन सेक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पोलन सेक का निर्माण करता है। ठीक है, जिसके अंदर जो होती है वो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होती है। मतलब ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वह क्या निर्माण करता है, पोलन सेक बनाता है। ठीक है, और इस पोलन सेक के अंदर जो होते हैं वो पाए जाते हैं क्या चीज, पोलन ग्रेन। तो एक चीज हमें याद हो गया कि पोलन सेक का डेवलपमेंट कहाँ होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया से। यहीं आगे जब हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पास पिस्टिल का जब फॉर्मेशन होता है जहां पर फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है वहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पार्टिसिपेट करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पार्टिसिपेट करता है। ठीक, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया का जो ये आउटर लेयरिंग होता है, हमने कहा कि जब इसके आउटर लेयरिंग की जब हम चर्चा करते हैं तो ये चार कोटेड स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, ये चार कोटेड स्ट्रक्चर बनाता है, और ये चार कोटेड स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आगे चलकर क्या होते हैं, ध्यान रखेंगे, पोलन सेक को आउटर इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। जो सबसे बाहरी लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, हमने कल की क्लास में इसको अच्छे तरीके से बताया था। इसके बाद की जो लेयरिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, और अंदर की जो दो लेयर होती है इसे हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, देखिए मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर के अंदर की जो आउटिंग, अब यहाँ चूंकि ये पूरी की पूरी लाइनिंग जो है वो किसकी हो गई, माइक्रोस्पोरेंजिया की हो गई। किसका हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया का होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो अंदर की जो कोटिंग होती है इसके अंदर जो होता है वह पाया जाता है एक स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं टैक्टम। क्या होती है, अब ये अंडर की लेयर जो होती है हम लोग कहते हैं टैक्टम, और इस टैक्टम के अंदर जो होता है वो पाया जाता है क्या चीज,
माइक्रो मदर यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि इसके अंदर पाया जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। हमने कहा था कि इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हमने कहा कि माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस किसे कहते हैं? तो हमने कहा था कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो जो माइक्रोस्पोर है वो क्या है? हमारे पास पोलन ग्रेन है। माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब क्या हुआ? माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर का मतलब क्या हुआ? पोलन ग्रेन, और मदर सेल का मतलब हुआ बनाने वाले यानी माता, यानी कि जहां पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। क्या बोलते हैं उसका हम लोग? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्पोरोजिनेसिस? कि the process of formation of microspore with from the pollen mother cell, pollen mother cell। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहो या इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? पोलन मदर सेल। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? पोलन मदर सेल, मतलब PMC, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, the process of formation of pollen grain या the process of formation of microspore from the किससे? pollen mother cell is called microsporogenesis। हमने कहा कि एक माइक्रोस्पोर यानी कि जब भी हमारे पास एक माइक्रोस्पोर होता है उसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मोर देन 1000 माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। मतलब कि जब भी स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसमें हजारों लाखों स्पोर जो स्पोर होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास कल तक हम लोग पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करा दिए थे, आज हम इसी पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम सीखेंगे पोलन ग्रेन्स किसे कहते हैं। ठीक है, देखो पोलन ग्रेन्स जो होता है, अगला आज की जो हमारी हेडिंग है वो क्या है? अभी तक जो हम सीखे वो तो कल की क्लास थी, ये थी रिवीजन। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और आज सीखेंगे पोलन ग्रेन्स की स्टोरी कि पोलन ग्रेन्स क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, इसका जनरल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इनकी मार्केट में अवेलेबिलिटी कैसी है, ये क्या हमारे लिए नुकसानदायक होता है या फायदेमंद होता है, क्या पोलन ग्रेन्स का यूज हम भी करते हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ना कि पोलन ग्रेन्स का यूज हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग तो इसके लिए कभी यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि पोलन ग्रेन्स या प्लांट की चीज है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आज आपको हम बताएंगे कि पोलन ग्रेन्स का यूज हम लोग भी करते हैं, वो कैसे आप समझाते हैं। देखो पोलन ग्रेन जो होता है जनरली वह स्फेरिकल शेप का होता है। हेडिंग डाल दो पोलन ग्रेन, हेडिंग डाल लो पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो जनरली क्या होता है वह स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है, जो बाई लोब्ड होता है, नहीं कि बाई कोटेड होता है। आउटर जो होता है उससे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर जो होता है उसको हम लोग, बाहर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और अंदर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो आउटर एरिया जो होता है, जो कि सेल का जो आउटर यानी कि इनकी सबसे आउटर लेयरिंग जो होती है उससे हम लोग कहते हैं एक्जाइम। क्या बोलते हैं? जो कि बाहर की तरफ है तो ये होता है एक्जाइम, और जो अंदर होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटाइम। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वह एक्जाइम का बना हुआ होता है, और साइटोप्लाज्म जो इंटरनल लेयर साइटोप्लाज्मिक लेयर होती है वो कवर किससे होती है? इंटाइन, यानी कि इंटरनल लेयर इंटाइन और एक्सटर्नल लेयर एक्जाइम कहलाता है। नाम भी याद करना आसान है, इनसाइड है तो इंटाइन, आउटसाइड है तो एक्जाइम। ठीक है, ये जो एक्जाइम होता है इसका बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक्जाइम जनरली जो होता है ना, ये काफी एक हार्ड लेयर होता है। ठीक है, और ये इतना हार्ड होता है, ध्यान रखेंगे
कि ये इनकी इतनी हार्डनेस होती है कि ये बाहरी इन्वायरमेंट, जैसे में टेम्परेचर, प्रेशर, जब भाई बाहर जब पॉलन ग्रेन चलेगा तो पॉलन ग्रेन चलेगा तो वो तो है नहीं कि सिर्फ बरसात के सीजन में नहीं चलेगा, गर्मी में नहीं चलेगा, ठंडी में नहीं चलेगा, ये तो हर सीजन में चलेगा। पॉलन ग्रेन्स की मूवमेंट तो धूप में भी होती है, बरसात में भी होती है, तेज हवाओं में भी होती है। ये तो इसका माध्यम है पॉलिनेशन कराने का, कि बरसात के मौसम में माध्यम है पॉलिनेशन कराने का। पूछोगे कि बरसात में पॉलिनेशन ये कैसे होता है? अभी आपको मीडियम बताएंगे ना कि हवा से कैसे पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन करता है, वहाँ बरसात से कैसे होता है। जब हमको मीडियम पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देते हैं, आपने मेज का प्लांट देखा होगा, मक्के का प्लांट देखे हो ना। मक्के के प्लांट में जब देखोगे तो उसके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इसके ऊपर होते हैं, ऐसे आप देखे होंगे, ये इसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से मक्के की प्लांट आप देखोगे तो इस तरह से इनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। और जो उसका फीमेल पार्ट होता है वो यहाँ पे होता है, आप देखे होंगे इस तरह से, आपको देखोगे भुआ टाइप का मिलता है, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन्स को यहाँ से यहाँ आना है, कहाँ आना है? यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ आएगा तब जाकर ये पॉलिनेशन होगा, तब सीड का अंदर फॉर्मेशन होगा। समझ आ रहा है? अब ये ऐसे तो आएगा नहीं, तो क्या होगा? हवा चलेगी, हवा चलेगा तो इसमें से पॉलन ग्रेन टूटेंगे, यहाँ गिरेंगे, पॉलिनेशन हो गया। हवा नहीं चला, बरसात हुआ, बारिश की बूंदे यहाँ गिरेगी, यहाँ पहुंच जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। हम खेतों में जाते हैं, इंसान खेतों में जाता है, शरीर से हमारा टकराता है, पॉलन ग्रेन गिरते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है। जानवर कोई खेत में चला गया, उसके शरीर से टकराएगा, ये हिलेगा, पॉलन ग्रेन गिरेगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो कई सारे मीडियम होते हैं, जब हम आपको बताएंगे वहां पर आपको सिखाएंगे कि इसी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन भी कराते हैं हम। तो क्या तरीका होता है, जब हम मेथड सिखाएंगे तो वहां बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्जाइन, और ये क्या होता है एंटाइन। एक्जाइन जो होता है वो ध्यान रखेंगे एक मजबूत प्रोटेक्टेड लेयर होता है, जो कि क्या करता है बाहरी टेम्परेचर या एसिड या जितने भी इससे क्या करता है प्रोटेक्टेबल करता है। आपको जानकर यह हैरान होगी कि पॉलन ग्रेन को डिफेक्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। अगर चाहो कि हम किसी एंजाइम के अंदर इसको डाल दे और इसको इफेक्ट कर दे, जी नहीं, ये कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, पॉलन ग्रेन को उठाकर आप HNO3 में डाल दो, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पॉलन ग्रेन को उठाकर आप HCl में डाल दो, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको उठाकर H2SO4 में डाल दो, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो एसिड रेसिस्टेंट होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो बेस रेसिस्टेंट होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो टेम्परेचर रेसिस्टेंट होता है, ठीक है। ये काफी हाई टेम्परेचर तक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड में भी इसको डाल देने पर ये इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ड्यू टू एक्जाइन। एक्जाइन एक प्रोटीनेटेड लेयर, एक कोटेड लेयर और एक मजबूत स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, ठीक है, जो कि जनरली रेसिस्टेंट होता है। अब ध्यान रखेंगे इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो पॉलन ग्रेन की एक्जाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी पॉलन ग्रेन होता है उसकी जो एक्जाइन होता है, यानी पॉलन ग्रेन एक्जाइन जो होता है वह एक प्रोमिनेंट अपर्चर बनाता है। क्या बनाता है? जो एक्जाइन जो होता है एक प्रोमिनेंट अपर्चर बनाता है, ठीक है। और इस अपर्चर को हम लोग कहते हैं जर्म सेल। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? जर्म सेल। तो ध्यान रखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय जर्म सेल? तो जर्म सेल इज द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ द किसका? पॉलन ग्रेन, या सॉरी एक्जाइन। एक्जाइन का एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, यानी पॉलन ग्रेन एक्जाइन हैज अ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर या प्रोमिनेंट अपर्चर ऑफ द अपर्चर इज कॉल्ड क्या? जर्म सेल। और ध्यान रखेंगे कि जर्म सेल के अंदर एस्पोरलिन जो होती है वो नहीं पाई जाती है। जर्म सेल के अंदर जो होती है एस्पोरलिन जो होती है नहीं पाई जाती है। अब एस्पोरलिन क्या है? अब नया शब्द मिला, कहता है कि जो एक्जाइन जो जिस चीज से बना होता है, ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं एस्पोरलिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्जिन चीज से बना होता है उससे हम लोग कहते हैं एस्पोरोपोलेनिन, यानी एक्जाइन जिससे बना होता है उसको हम लोग कहते हैं एस्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो जर्म सेल के अंदर जो होता है वह क्या कहते हैं? एस्पोरलिन नहीं पाया जाता है।
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एस्पोरिलिन, तो एस्पोरिलिन किसे कहते हैं, तो कहना कि एस्पोरिलिन वह होता है जहां जिससे एग्जाइन का फॉर्मेशन होता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट प्रेजेंट द एस्पोरिलिन, तो एग्जाम्पल क्या लिखोगे, जर्म सेल। ठीक है, तो एग्जाइन का एक मॉडिफाइड अपर्चर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, क्या नाम देते हैं उसको हम लोग, जर्म सेल। ठीक है, अब देखो ये जर्म सेल जो होता है जहां पर अब यहां पे एस्पोरिलिन पाया नहीं जाता है, पोलन ग्रेन जो होता है, ध्यान रखेंगे पोलन ग्रेन इसकी फॉसिल्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूज की जाती है। आप पोलन ग्रेन का पहचान जो होती है वो करोड़ों लाखों हजारों वर्ष बाद भी इसकी यूज की जाती है। ये फॉसिल फ्यूल्स के दुनिया की फॉसिल्स के रूप में भी यूज की जाती है। आप पूछोगे कि फॉसिल्स के रूप में क्यों यूज की जाती है, भाई देखो हमने पहले कहा कि पोलन ग्रेन जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड पर भी इसकी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो अगर जमीन पर जहां गिरा रहेगा वो कई साल तक उस पर पड़ा रहेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये फॉसिल्स के रूप में है कि नहीं। तो ये इसका जर्म सेल यानी कि पोलन ग्रेन का उपयोग भी हम लोग क्या करते हैं, एज ए फॉसिल्स के रूप में करते हैं। क्यों, अब आप क्वेश्चन पूछोगे नहीं कि सर पोलन ग्रेन का उपयोग जो होती है फॉसिल्स के रूप में यूज की जाती है, इसके लिए हेल्प करने वाला कौन सा प्रोटेक्शन होता है, कौन होता है जो फॉसिल्स के लिए पार्टिसिपेट करता है, तो वह है एस्पोरोलिन। क्यों, क्योंकि एस्पाइरोपोलेनिन जो होता है वो एक आउटर कोटिंग होता है क्या कहते हैं किसका, पोलन ग्रेन का, और ये जो जिसको हम लोग एग्जाइन कहते हैं, और ये क्या करता है कि प्रोटेक्टेबल करता है अल्कलाइन मीडियम से और एसिडिक मीडियम से। जो प्रोटेक्टेबल होता है जिसके चलते उसके ऊपर कोई एसिड और कोई अल्काइन का इफेक्ट उस पर, एसिड और बेस, अल्कलाइन माने तो बेस, ना तो कोई एसिड का इफेक्ट पड़ता है ना कोई बेस का इस पर इफेक्ट पड़ता है, जिसके चलते ये हजारों सालों साल तक ये उसी तरह से पड़े हुए रहते हैं। तो पूछेंगे कि क्या ये मतलब कि जो पोलन ग्रेन है जो हजारों लाखों साल तक जीवित रहते हैं, तो क्या वो मतलब कि किसी भी कंडीशन में रिप्रोडक्शन कर सकता है, क्या वो किसी भी कंडीशन में पॉलिनेशन कर सकता है 2 4 5 साल 10 साल के बाद भी, हम कहेंगे नहीं, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। ठीक है, हम बताएंगे इसकी लाइफ स्पान कितनी होती है अभी आगे। ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन होगा इसकी जो जनरल साइज होती है वह होती है 20 से 25 माइक्रोमीटर। कितनी होती है, 20 से 25 माइक्रोमीटर। ध्यान रखेंगे एम मतलब मिलीमीटर, तो क्या होता है माइक्रोमीटर, तो 20 से 25 माइक्रोमीटर। ये भी एग्जाम के क्वेश्चन है। देखो एग्जाम के क्वेश्चन कौन कौन हो गए, जर्म सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि अगर वैसा पोलन ग्रेन जिसके अंदर क्या कहते हैं एस्पोरोपोलिनेशन, यानी कि जिसके अंदर क्या नहीं पाता है, एस्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है, उसमें जर्म सेल होता है। ठीक है, एस्पोरोपोलिन क्या करता है, ये आउटर लेयर होता है पोलन ग्रेन का, जो कि क्या करता है पोलन ग्रेन को बाहरी इन्वायरमेंट से एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इस पोलन ग्रेन की साइज कितनी होती है, 20 से 25 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, अब देखो जो इंटरनल लेयर जो होता है उसे हम लोग इंटाइन कहते हैं, और ये जो लेयर होता है ध्यान रखेंगे इंटाइन जो लेयर होता है, बाहरी लेयर वो किससे बनता है, एस्पोरोपोलिन से, और इंटरनल लेयर जो होता है, जो कि इंटरनल लेयर होता है, ये क्या होता है, एक थिन लेयर होता है। कैसा लेयर होता है, इंटाइन जो होता है ये एक थिन लेयर होता है जो कि सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। किससे बनता है, सेलुलोज और पैक्टिन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल लेयर एस्पोरोपोलिन से बना होता है और इंटरनल लेयर सेलुलोज और पैक्टिन से बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। अब देखो अब यहां से जो होता है सेलुलोज और पैक्टिन, इसको याद करने के लिए आप याद रखना सीपीटी या सीपीआई आप पढ़े हो ना, कांग्रेस क्या कहते हैं समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी होता है सीपीआई, तो सीपीआई से याद रख लेना क्या चीज, सी फॉर जो होता है वह होता है सेलुलोज, ठीक है, पी फॉर पैक्टिन और आई फॉर इंटाइन। ठीक है, इंटाइन जो होता है वो पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बना होता है। अब देखो जब ये इंटरनल साइट, अब इसके अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है वो किससे कवर्ड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इंटरनल साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो 2 भागों में विभाजित होते हैं।
ध्यान रखेंगे। अब पोलन ग्रेन जो होगा, ये चूंकि आउटर लेयर है, ठीक है, ये इसका इंटरनल लेयर है। अब ये आगे चलकर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं दो भागों में डिवाइड होते हैं। कि कितने कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड होते हैं। पहले अगर इसकी बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो कहते हैं कि पोलन ग्रेन के ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इसका साइटोप्लाज्म है। क्या है ये? साइटोप्लाज्म है। और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से अब ये डिवाइड होना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है कि ये स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म अब यहाँ पर जो होता है वो वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये। पहले क्या होता है? वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और फिर यहाँ पे क्या है? ये न्यूक्लियस है। क्या है ये आपका? ये है आपका वैक्यूल्स और ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस जो होते हैं वो डिवाइड होना शुरू करते हैं और क्या होता है कि इसमें स्पिंडल फाइबर्स आते हैं और इसमें डिवीजन होता है। और डिवीजन कैसा होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। कैसा? माइटोटिक डिवीजन होता है। और ये यहां से क्या करते हैं कि डिवाइड होना शुरू करते हैं। या आउटर लेयर या इंटरनल लेयर, ये इसका वैक्यूल्स और ये जो न्यूक्लियस है अब ये यहां से क्या करता है? डिवाइड होना शुरू करता है, ठीक है। और जब ये डिवाइड होना, ये न्यूक्लियस जो है अब ये डिवाइड होता है और यहाँ पे जो होते हैं स्पिंडल फाइबर पाए जाते हैं। आप तो पढ़े हो ना सेल डिवीजन में, यहाँ स्पिंडल फाइबर होते हैं जो क्या करते हैं? दो अलग अलग स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है कि एक्रोपोर के लेयर पर उसको दो भागों में डिवाइड करना ताकि वो बाहर भागकर ना जाए, ठीक है। अब यहां से ये दो सेक्शन में डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद ध्यान रखेंगे अब ये जो इंटरनल लेयर था अब ये यहाँ पे एक सेल जो है यहाँ डिवाइड हो गया, ठीक है। एक सेल न्यूक्लियस कहाँ चला गया? ऊपर के एरिया में। एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया और एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, ठीक। एक न्यूक्लियस ऊपर गया और एक न्यूक्लियस नीचे आ गया। तो यहां से सेल कितने भाग में डिवाइड हो गया? दो भाग, यानी साइटोप्लाज्म जो हुआ दो भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है। जो अपर पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल। ऊपर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल। और इंटरनल जो होता है उसे हम लोग कहते हैं जर्मिनेटिव सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जर्मिनेटिव सेल। तो अपर पार्ट जो होता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल और नीचे ज्यादा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं जर्मिनेटिव सेल। अब देखो किसी किसी प्लांट में ये दो भाग में डिवाइड हुआ यानी कि वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव सेल। देखो प्लांट में ये जो डिवीजन होता है हर प्लांट में होता है। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि पोलन ग्रेन का प्लांट है उसमें सब में ये डिवीजन होता है वेजिटेटिव फेज और जर्मिनेटिव फेज में। ध्यान रखेंगे कि जो बिगर एरिया होता है वह जो होता है वो वेजिटेटिव होता है, देखेंगे, ठीक है। तो जो बिगर एरिया जो होता है वो होता है आपका वेजिटेटिव एरिया, ठीक है। जबकि जो छोटा एरिया होता है जिसमें न्यूक्लियस छोटे होते हैं वो कहलाते हैं जर्मिनेटिव एरिया, ठीक है। तो जिसमें अब ध्यान रखेंगे कि जो भी वेजिटेटिव एरिया होता है उसके अंदर क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स की रिजर्वेशन होती है। फूड पार्टिकल्स जो है पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देने का काम जो होता है वह कहाँ होता है? वेजिटेटिव पार्ट में। तो वेजिटेटिव पार्ट जो होता है बड़ा होता है, इसमें काफी क्या होता है? इसमें फूड पार्टिकल्स की स्टोरेज काफी ज्यादा पाई जाती है और इसमें जो होते हैं वह बड़े न्यूक्लियस होते हैं। और ध्यान रहे जो न्यूक्लियस होता है वह इरेगुलर न्यूक्लियस पाया जाता है। कैसा न्यूक्लियस होता है? इरेगुलर न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल का डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म दो भाग में बटा। देखो भले स्फेरिकल बनाया है पर ये कुछ ऐसे इस तरह का इरेगुलर होता है, ठीक है। और जो नीचे एरिया होता है अपर एरिया जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव एरिया और नीचे जो होता है उसको हम लोग जर्मिनेटिव एरिया कहते हैं। जर्मिनेटिव एरिया नाम ही बोल रहा है कि जर्मिनेशन यानी कि यही होता है जो आगे चलकर क्या करता है? फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। तो वेजिटेटिव एरिया जो होता है वह स्मॉलेस्ट एरिया होता है, ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो जर्मिनेटिव एरिया जो होता है वह स्मॉलेस्ट एरिया होता है, ठीक है, जो कि फ्लोटिंग करता है। कहां पे? फ्लोटिंग
इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करता है, ये फ्लोटिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो जर्मिनेटिव एरिया, वेजिटेटिव एरिया, इरेगुलर न्यूक्लियस, फूड पार्टिकल्स। तो फूड पार्टिकल्स किस में रिजर्व होता है, वेजिटेटिव पार्ट में। जर्मिनेटिव एरिया क्या करता है, स्मॉल होता है और फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म में, और यही आगे चलकर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब जैसे हमारे अंदर देखो न्यूक्लियर, हमारे मेल के अंदर क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे सर्टोवली सेल होता है, जो क्या करता है, वहां पर आपको लीडिंग सेल जो होता है वह स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। वहां पे सर्टोवली सेल का एक तरह की वहां पर नरिशमेंट देने का काम करता है। उसी तरह से वहां पर भाई फूड पार्टिकल्स चाहिए ना, जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा तो स्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होगा। उसी तरह से पोलन ग्रेन्स के अंदर भी जो मेन पोलेंस होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं जर्मिनेटिव सेल। नाम ही है जर्मिनेटिव, मतलब जर्म मतलब जन्म देना। ठीक है, तो जो जन्म देने का काम करता है, मतलब जन्म देने में पार्टिसिपेट करता है, वो होता है जर्मिनेटिंग सेल। छोटा होता है, न्यूक्लियस भी इसकी इरेगुलर होती है, डेंस न्यूक्लियस होता है, फ्लोटिंग करता रहता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो बड़ा होता है साइटोप्लाज्म में, इसकी न्यूक्लियस इरेगुलर शेप की होती है। ये फूड रिजर्व को करने का काम करता है, और ये क्या करता है, जर्मिनेटिंग सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब खाना देता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर क्या हर प्लांट में ये दो भाग में डिवाइड होता है, तो कहा नहीं, करीब करीब 60% प्लांट में ये जो होता है दो भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, 60% प्लांट में ये दो पार्ट में, यानी कि दो सेल में, दो सेल स्टेज, यानी कि ये दो पार्ट में, तो इसको टू सेल स्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, दो कितने में, दो सेल स्टेज में कहा जाता है, कितने प्लांट में, 60% प्लांट में। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, बाकी जो 40% प्लांट होते हैं, इसमें जो होता है ये 3 सेल स्टेज होता है। याद रखेंगे कि जो मैक्सिमम प्लांट होता है उसमें 2 सेल स्टेज होता है, डिवाइड होता है वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव सेल। ठीक है, और ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्या होता है, 3 स्टेज पाए जाते हैं, जिसमें 2 मेल गैमेट, ध्यान रखेंगे कि उसमें एक साथ में 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो किसी किसी में है ऐसा, अगर आपको एग्जाम्पल नहीं याद रखना है, बस आपको इसकी डाटा आपको ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, ये ज़्यादा एग्जाम में कभी आज तक हम क्वेश्चंस नहीं देखे हैं कि ये पाया जाता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं कि पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट कौन देता है, तो वेजिटेटिव सेल। ठीक है, पोलन ग्रेन्स का फर्टिलाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, जर्मिनेटिव सेल। ठीक है, पोलन ग्रेन वेजिटेटिव सेल का साइज, न्यूक्लियस की साइज कैसी होती है, वो भी करीब करीब ये भी इरेगुलर होता है, इसकी साइज छोटी होती है, साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग करता है। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो फूड पार्टिकल्स की नरिशमेंट, यानी कि फूड पार्टिकल्स को स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हुआ ये पूरी पोलन ग्रेन्स की कहानी हो गई। ठीक है, अब देखो ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक भी होते हैं। अब आप पूछोगे यार ये पोलन ग्रेन्स मेरे लिए नुकसानदायक होते हैं, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पोलन ग्रेन्स जो होता है वह एक एलर्जी कॉजेज होता है, ये एलर्जी कॉज करता है। भाई एलर्जी कॉज करता है, ये तो बात नहीं समझ में आया। हम कहें कि एलर्जी कॉज इसलिए करता है कि आप देखेंगे कि ये कई बार जितने भी पेशेंट, खास करके जो ब्रोंकस इन्फेक्शन, मतलब कि पल्मोनरी इन्फेक्शन, जो ब्रोंकस इन्फेक्शन यानी कि लंग्स डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो छोटे छोटे पार्टिकल जब नाक में चले जाते हैं तो अंदर इरिटेबल करने लगते हैं, लोग खांसने लगते हैं। तो इस तरह से ये जो होते हैं खास करके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का कॉज करते हैं। कौन से पेशेंट में, अब ब्रोंकस इन्फेक्शन किस पेशेंट में होता है, जैसे जिस पेशेंट को अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, यानी कि अस्थमा के पेशेंट के लिए ये नुकसानदायक होता है। हाँ बिल्कुल, ये अस्थमा के पेशेंट के लिए नुकसानदायक होता है, जिनको ब्रोंकस इन्फेक्शन, मतलब लंग्स की ब्रोंकाइल में जो इन्फेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाइटिस, क्या नाम देते हैं हम लोग, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के पेशेंट के अंदर, मतलब आप कह सकते हैं कि सर क्या जितने भी लंग्स डिजीज वाले पेशेंट हैं उन सबको ये नुकसानदायक होता है। जी हाँ,
ये लगभग हर लंग्स डिजीज जहाँ पर रेस्पिरेटरी रिलेशनशिप होता है, जिस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसको है, वो हर पेशेंट को ये पोलन ग्रेन जो होता है नुकसानदायक होता है। अब आप कहोगे कि सर ये बताइए, क्या पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, इस तरह के कौन से ऐसे प्लांट होते हैं कि जो खास करके बहुत ज़्यादा एलर्जी कॉज करते हैं? तो हमने कहा देखो, आपको एक दो एग्जाम्पल हम देते हैं, जिसमें अगर आप पैरेथेनियम के जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है, पैरेथेनियम, पैरेथेनियम मतलब क्या आपकी समझ में आया? पैरेथेनियम ग्रुप का मेंबर हम देखते हैं, कैरोट देखिए, वो गाजर, ठीक है, गाजर हो गया या कुछ ग्रास हो गया, या खास करके आपका वीट, नाम सुना हो ना, वीट, गेहूं के प्लांट को, ठीक है। तो इन लोगों के प्लांट में के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो खास करके हमारे इंडिया में इन लोगों पोलन ग्रेन से ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को काफ़ी नुकसान होता है। तो कौन कौन से, अब फिर से तो आप याद रख लो, पैरेथेनियम, पैरेथेनियम, तो पैरेथेनियम ग्रुप के प्लांट हो गए, ठीक है, ये फैमिली है खास, और इसमें आप याद रख लो कैरेट हो गया, कुछ ग्रास हो जाते हैं, ठीक है, और या आपको वीट। आपके एनसीईआरटी में यही तीन, तो आपको एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पैरेथेनियम पूछेगा, नहीं तो आपको कैरेट पूछेगा, और नहीं तो आपको वीट पूछेगा। इससे ज़्यादा आपको और किसी में जो होता है नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अब देखो, इतना ही नहीं, अगर हम आपको बताएं, आपको एक चीज़ और जानकर हैरानी होगी कि जो हमारे पास ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, अब इसके अंदर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा नरिशमेंट होता है। देखो, अब आपको बताएं, जैसे में जितने भी साउथ क्या कहते हैं, आपको वेस्टर्न कंट्री है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री में इसका उपयोग जो होते हैं लोग फैशन के रूप में, जैसा कहते हैं ना कि लोग बॉडी बनाने जाते हैं तो प्रोटीन पाउडर लेने लगते हैं, ठीक है, ये नहीं लेना चाहिए। हम तो हमेशा एडवाइस करते हैं कि अगर आपको अपनी बॉडी का डेवलपमेंट ही करना है तो खाना पीना खाओ, एक्सटर्नल प्रोटीन पाउडर लेने से क्या मिलेगा? आप अधिक से अधिक फूड न्यूट्रिशन, एग बॉयल करके खाओ, मछली खाओ, मीट खाओ, मांस जो आपको मुर्गा खाओ, बकरी खाओ, या उसकी कलेजी खाओ, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको एक न्यूट्रिशनल प्रोटीन मिलेगा और आपकी बॉडी की डेवलपमेंट जो होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। आप कभी भी आर्टिफिशियल पोलन का कहते हैं प्रोटीन मत लिया करो। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो ग्रोथ तो करेगी पर आपको नुकसानदायक पहुंचा जाएगा, काफ़ी अधिक नुकसान करेगा, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं कि शरीर की हाइट बढ़ाने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब पहले बात, कोई जो ग्रोथ है वो इंटरनल ग्रोथ है, वो आपकी मेडिसिन से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। लेकिन सपोज करिए कि किसी मेडिसिन का इफेक्ट किसी बॉडी के पार्टिकुलर ऑर्गन पर पड़ गया, जैसे कान पर पड़ गया तो कान की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, हाथ पर पड़ गया तो फिंगर की साइज बड़ी हो जाएगी, तो बेढंगा लगने लगेगा। तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अपने परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, जैसे में रेस हॉर्स जो होते हैं, जो घोड़े जो पार्टिसिपेट करते हैं रेस पार्टिसिपेशन में, वो हो गए, या एथलीट्स होते हैं जो कि दौड़ते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वह पोलन ग्रेन से बने हुए टैबलेट का उपयोग करते हैं। क्यों? ताकि इंटरनल एनर्जी उनको मिलती है। तो याद रखेंगे, जितनी भी कहाँ वेस्टर्न कंट्रियां हैं, जैसे में इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे जो है ये सब को फैशन के रूप में यूज की जाती है, ठीक है। पोलन, आप बी पोलन का यूज की जाती है। आप देखिएगा कि आपको एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया गया है कि देखो ये बी पोलन है फॉर इंग्लैंड, ठीक है, उसमें 30 टैबलेट होती है। तो इस तरह से आप, ये क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स का उपयोग जो होता है वह कहाँ की जाती है, लोग फैशन में यूज करते हैं। एक बार हमसे बच्चा पूछा था कि सर ये बताइए, पोलन ग्रेन्स जो है उसके आउटर लेयर जो होती है वह एग्जाइम होती है, और क्या ये एग्जाइम बाहरी टेम्परेचर के लिए रेसिस्टेंट होता है? तो क्या इस पोलन ग्रेन का हम कभी भी इसका यूज कर सकते हैं? तो कहते हैं कि देखो, इसकी कैटेगरी अलग अलग होती है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनकी पोलन ग्रेन जो होती है वह कुछ समय के लिए, मतलब कि कुछ समय के लिए वो डेवलप करते हैं और कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाते हैं। जैसे में जो कि वेबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं वेबिलिटी, क्या नाम देते हैं हम लोग, वेबिलिटी, VABI, वेबिलिटी, ठीक है। ये क्या होता है वेबिलिटी?
वेबिलिटी का मतलब, सॉरी, हाँ वेबिलिटी बोलते हैं इसको। कहीं कहीं पर आपको एक दिखा होगा कि इसको वेरिएबल वेबिलिटी बोलो, या आपके बुक में वेरिएबल टर्म से दिया होगा। मतलब क्या है कि इसकी मोटिलिटी रेट, मतलब मोटिलिटी रेट का मतलब क्या, जो मान लो कि एंथर से, जो एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, ठीक है, एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, बाहर निकला। अब बाहर निकलने के बाद ये कितना देर तक अपने आप को सरवाइव कर सकता है? सरवाइव तो लाइफ टाइम है भाई, इसके ऊपर एक जाइंट के लिए आए तो ये तो हमेशा सरवाइव है, लेकिन कितना देर तक इसके पास फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी होती है, कि कितने देर के अंदर ये फर्टिलाइज, अगर इसको क्या कहते हैं, इसको अगर स्टिग्मा मिल गया तो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। इसकी एक ड्यूरेशन होती है, तो कुछ प्लांट में जो होती है इसकी ड्यूरेशन जो होती है वह 30 मिनट होती है। आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द एंथर, एंथर से रिलीज होने के बाद 30 मिनट के अंदर वो अगर मिल गया तो क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो जितने भी पोलन, मैक्सिमम पोलन ग्रेन के जो अंदर प्लांट होती है वह 30 मिनट इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे में जितने भी रोसेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, किसके ग्रुप के, जो रोजेसिएसी ग्रुप के मेंबर, सोलेनेसी ग्रुप के मेंबर, थोड़ा सा मिटा देते हैं, किस ग्रुप के मेंबर के अंदर, तो याद रखेंगे, इसे इसको समझ लीजिए कि पोलन ग्रेन की जब एंथर से रिलीज होते हैं तो एंथर से रिलीज होने के कितने देर बाद, 30 मिनट, ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम कितना, 30 मिनट। तो जितने भी 3 ग्रुप के मेंबर को आप याद रखो, कौन कौन से ग्रुप के मेंबर, लेगुमिनेसी ग्रुप के मेंबर, तो लेगुमिनेसी ग्रुप के मेंबर, लेगुमिनेसी, सोलेनियसी, सोलेनियसी, और एक ग्रुप और है आपका लेगुमिनेसी, सेलुमिनेसी और रोसेसी, ROSACAE, सोलेनियसी, CAE होता है, सेलुमिनेसी, ठीक है। तो लेगुमिनेसी, सोलेमिनेसी और रेजुमिनेसी, ठीक है, ये 3 ग्रुप के प्लांट का जो वेरिएबल टाइम होता है, मतलब कि कितना पोलन ग्रेन जो होंगे, वह पोलन ग्रेन जब एंथर से रिलीज होते हैं, ठीक है, एंथर से जब रिलीज होते हैं तो रिलीज होने के 30 मिनट तक ये जीवित रहते हैं। इसके बाद इनके फर्टिलाइजेशन करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, डेथ कर जाती है फर्टिलाइजेशन करने की कैपेबिलिटी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर इनकी वेरिएबिलिटी जो होती है वह काफी ज्यादा होती है, ठीक है। सॉरी, कुछ गलत पढ़ा रहे हो, नहीं, कुछ गलत बता रहे हैं। इन तीनों के प्लांट की जो वेजिबिलिटी होती है वह लॉन्ग होती है, 30 मिनट नहीं, बल्कि इनकी ड्यूरेशन जो होती है करीब करीब 30 डेज होती है, ठीक है, नॉट मिनट, 30 डेज होती है, करीब करीब 1 मंथ होता है, ठीक है। लेकिन जो अगर छोटे प्लांट है जैसे में वीट, ठीक है, राइस, इनके प्लांट की जो वेजिबिलिटी होती है वह होती है 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये जो बड़े प्लांट है, तेलहन के प्लांट हैं या जो फ्लावरिंग रेजुमिनेसी प्लांट है, इनके जो वेजिबिलिटी होती है वो कितनी होती है, मंथ, टिल 30 डेज, मंथ बड़े अधिक होती है। लेकिन जो छोटे प्लांट्स, राइस हो गया, वीट हो गया, इनकी वेजिबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 30 मिनट की होती है। तो एक बार हमसे बच्चा पूछा कि क्या अगर हम चाहें, जैसे में स्पर्म का क्या होता है, जब हम आपको पढ़ाएंगे IUCD जब हम लोग करते हैं, ठीक है, या आपका कहते हैं जो हम लोग गिफ्ट या जिफ्ट करते हैं, जाइगोट इंफ्रा फर्टिलाइजेशन जब हम लोग करते हैं, या गैमेट इंफ्रा फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो वहाँ पे जो जिफ्ट और गिफ्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है, आपने एक मूवी देखा होगा, इनका आयुष्मान खुराना का एक मूवी था विकी डोनर, उसमें आप देखे होंगे कि स्पर्म को क्या की जाती है कि फीमेल के अंदर डोनेट की जाती है, जिसके
डायरेक्ट ले जाकर उसके फैलोपियन ट्यूब में डोनेट कर दी जाती है, या फीमेल के ओवम और मेल के स्पर्म को आपस में मिलाकर हम 64 ब्लास्टुला तक का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे वो सिस्टोसिल बनने से पहले हम उसको क्या करते हैं, फीमेल के यूटेरस में ले जाकर फिट कर देते हैं, जहाँ से वह बेबी फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग जिफ्ट करते हैं, जेड आई जाइगोट होता है वहाँ पर, ठीक है। और गैमिट होता है जिफ्ट, GIFT होता है। तो गैमेट देखो दो तरह के हम आपको जब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे कि जाइगोट यानी कि एक होता है गिफ्ट GIFT, ठीक है, और एक होता है जिफ्ट ZIFT, जहां पर एक होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन जो फर्टिलाइजेशन होता है, वहां पर गैमेट को हम लोग क्या करते हैं, ट्यूब के अंदर डालते हैं, और एक होता है जाइगोट को ट्यूब में डालते हैं। तो गैमेट में क्या होता है कि मेल को स्पर्म को फीमेल के क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब के स्टमक के एरिया में ले जाकर फिट करते हैं, और यहाँ पर जाइगोट को सीधा ले जाकर शिफ्ट करते हैं, मतलब कि फीमेल गैमेट यानी कि फीमेल के ओवम को और मेल के गैमेट यानी कि मेल के स्पर्म को आपस में मिलाते हैं। उसे एक इन्वायरमेंटल कंडीशन देते हैं जहाँ पे उसे 16 to 64, ध्यान रखेंगे 64 बेस्ट होता है, और ऐसे में लोग 1632 तक भी हम शिफ्ट कर देते हैं, पर 64 बेस्ट होता है। तो 64 सेल तक डिवीजन तक हम वेट करते हैं 2 से 3 वीक तक, और फिर उसके बाद उसको ले आकर सीधा यूटेरस में सेट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि ये डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की कंडीशन जो है वो अलग अलग होती है। उसी तरह से कई बार क्या होता है कि एस्पर्म को क्या कहते हैं, एस्पर्म को क्या किया जाता है कि स्टोर करके रख लिया जाता है, कि एक बार जो स्पर्म निकला, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन 24 to 36 आवर होती है, 24 से 36 घंटा होती है, उतने देर में वो डेथ कर जाता है। लेकिन अगर कई बार क्या होती है कि स्पर्म को इकट्ठा कर ली जाती है, ठीक है, और उसे नेक्स्ट अगर चाहे कि हम स्पर्म को इकट्ठा करके रख लें, और हम चाहें कि 2 साल 3 साल या 1 साल 2 साल के बाद उसी स्पर्म का यूज करें, तो वो भी आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है। और उसको क्या करते हैं हम लोग, लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करते हैं हम लोग, लिक्विड नाइट्रोजन में करीब करीब -196 to 210 यानी कि -296 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, जनरली 200 करीब अराउंड में हम लोग लेते हैं -200 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या की जाती है कि शिफ्ट कर दी जाती है, उसको स्टोर कर दी जाती है, और वो उस स्टोरेज में पोलन ग्रेन हमेशा क्या रहेगा, लाइव रहेगा, कभी भी हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी तरह से एस्पर्म को भी लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं, और हम कभी भी फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, कभी भी हम जिफ्ट और गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेल के स्पर्म को हम स्टोर कर सकते हैं, उसी तरह से प्लांट के पोलन ग्रेन को भी हम स्टोर कर सकते हैं, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग मेल का स्पर्म का पूरी कहानी यानी मेल पोलन ग्रेन की सारी कहानी हम लोग कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर पढ़ेंगे हम लोग पिस्टिल के बारे में, जैसे हम लोग स्टामेन सीखे एंथोरा पोलन ग्रेन, तो यहाँ पर पिस्टिल कहते हैं, जिसको स्टिग्मा स्टाइलर ओवरी और थैलमस का एरिया होता है, इसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पूछेंगे मेगा स्पोरेंजियम, जहाँ वहाँ पर माइक्रो स्पोरेंजिया पढ़ा, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरेंजियम, और फिर जहाँ वहाँ पर हम लोग पढ़े पोलन सेक, पोलन ग्रेन, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रायोसेक, ठीक है। तो दोनों को कोरिलेट करते हुए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा, और बताइएगा क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या और हमें इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।